हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सीटेट के पर्पज़ से एनसीईआरटी की 7th क्लास की बुक की हिस्ट्री कर रहे थे और हिस्ट्री में हमने 6th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और ये 6th चैप्टर नगर, व्यापारी और शिल्पीजन का सेकंड पार्ट है जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से नए नगरों का प्रादुर्भाव हुआ था और किस तरह से वहाँ पर शिल्प कला विकसित हुई थी, किस तरह से शिल्पियों ने, बंजारों ने और वहाँ के व्यापार को बढ़ावा दिया था। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। पश्चिमी तट के नगरों में यहाँ तक हमने पढ़ा था कि अफ्रीका से सोना, हाथीदांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी के नीले बर्तन कहाँ मिले थे, तो ये हमें याद रखना है कि एशिया और चीन से मिट्टी के नीले बर्तन मिले थे। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। पश्चिमी तटों के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। तो जो पश्चिमी तट पर नए नगरों का प्रादुर्भाव हुआ था, नए नगर बने थे, तो वहाँ नए नगरों में अरब देश के लोगों ने, अरबी फारसी भाषा बोलने वाले जो फारस देश के लोग और चीन से आए हुए लोग चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। ये ईसाई हैं जो सीरिया देश से आए थे। और लाल सागर के बंदरगांव में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। वहां से वे आगे उन्हें यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले। अब हमें याद रखना है कि जो मसाले थे वो कहाँ उगाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु में। और कौन कौन से मसाले हैं, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ। और जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका मतलब है कि जो ये मसाले हैं ये भारत में ही उगाए जाते थे। यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। जो यूरोपीय देशों में रहने वाले लोग थे वो इन मसालों से बनी हुई सब्जियों को और इन मसालों को बहुत अधिक पसंद करने लगे थे। और भारतीय सूती कपड़ा बहुत अधिक लुभावना होता था। इसका मतलब है कि जो यूरोपीय लोग थे उनके लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी भारत से। पहला था यहाँ के मसाले और दूसरा था यहाँ से सूती कपड़ा। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच कर लाई थी। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, हम इसमें आगे पढ़ेंगे। और अब हम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होंगे उसे हम स्किप करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। तो अब हम ये पढ़ते हैं काबुल के बारे में। काबुल के बारे में फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीटेट के पर्पज़ से कि काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लादकर लाए जाते थे। और काबुल से क्या क्या चीज़ें मिलती थी। सबसे पहले हमें यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में पूछा आ चुका है कि कांधार जो और काबुल किन रास्तों से जुड़े हुए थे, तो वो सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग के द्वारा जुड़े हुए थे। दूसरा, यहाँ घोड़ों का व्यापार भी होता था इसी मार्ग से। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लादकर लाए जाते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते। तो सीटेट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काबुल से लाए जाने वाले सामानों का नाम, इनमें कौन सा शामिल था या कौन सा शामिल नहीं था। तो ऐसे 4 नाम दिए जा सकते हैं, तो हमें याद रखना है। पहला क्या था यहाँ पर, मेवे, खजूर, गलीचे और रेशमी कपड़े, ताज़े फल। और इसके अलावा गुलाम भी काबुल से बिक्री के लिए लाए जाते थे। अब हम इसमें आगे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था बीदर के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी सीटेट में भी पूछा जा चुका है। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी की जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प से ही इनका नाम बीदरी पड़ गया। इस शिल्प का ही नाम बीदरी पड़ गया। बीदरी क्यों पड़ा, क्योंकि ये बीदर के रहने वाले थे। बीदर एक जगह का नाम था, राज्य का, वहाँ के रहने वाले थे। और ये किन किन धातुओं में जड़ाऊ का काम करते थे, तांबे और चांदी की बनी हुई वस्तुएं जो होती थी, तांबे और चांदी की जो भी वस्तुएं बनी हुई होती थी उन पर ये जड़ाई का काम करते थे। और ये जो शिल्प था ये बहुत फेमस हो गया था और फिर इनका नाम बीदरी पड़ गया था। इस शिल्प का ही नाम बीदरी पड़ गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी सीटेट में पूछा आ चुका है। आगे चलते हैं। पांचाल को हम समझेंगे कि पांचाल किन किन लोगों को मिलाकर कहा गया है। इसमें
सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। तो पांचाल कौन थे? विश्वकर्मा समुदाय है। विश्वकर्मा का मतलब है निर्माण करने वाला समुदाय, है ना। तो ये किस लिए? ये जैसे मंदिरों का, विद्यालयों का या घरों का निर्माण करते, तो उसके लिए देखो, सुनार, सुनार जो सोने का कार्य करने वाला, कसेरा तांबे का कार्य करने वाला, और लोहार लोहे का, राजमिस्त्री ईंट मिस्त्री ईंट गारे से कुछ बना निर्माण करने वाला, और बढ़ई जो लकड़ी का कार्य करता है। तो इन पांचों को मिलाकर क्या बनता है? पांचाल। तो हमें पांचाल याद रखना है। और बड़े बड़े भवनों, तालाब और जलाशयों का निर्माण किया गया था। अच्छा, अब इसमें हम आगे चलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के पर्पज से हम वही पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम छोड़ते चलेंगे। तो इसमें देखते हैं, इसी प्रकार सालियार या केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। तो इसमें दो समुदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, दो समुदाय बने थे। वो कौन कौन से थे? एक था सालियार और दूसरा था केकोलार। केकोलार समुदाय और सालियार समुदाय। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य भी थे। वस्त्र निर्माण कैसे होता था? अभी हमने पढ़ा था कि जो भारत से सूती कपड़े का यूरोपीय देशों में बहुत अधिक मांग थी, लेकिन क्या था कि भारत के जो कपड़े थे वो अधिक समय तक नहीं ठहर पाए थे। क्यों? क्योंकि भारत का जो बुना हुआ कपड़ा था वो बहुत महंगा पड़ता था, और यूरोपीय देशों में क्या था, कंपनियों से कपड़ा बनाया जाता था, मशीनों के द्वारा कंपनियों में, तो वो कपड़ा सस्ता लगता था। और भारत में कपड़ा कैसे बनता था? कपास को साफ किया जाता था पहले, फिर उसे काता जाता था, सूत तैयार किया जाता था, फिर सूत को रंगा जाता था, और फिर स्वतंत्र व्यवसायी बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, इस तरह से शॉल की यहाँ पे एक डिज़ाइन दिखाई गई है कि किस तरह से डिज़ाइन तैयार की जाती थी। अब आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। शहरों के बदलते हुए भाग्य, मीन्स शहर किस तरह से बदले थे, ये देखते हैं। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में, जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे। लेकिन तंजावुर के बारे में हमने इस चैप्टर में, इसमें नहीं, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, नहीं इसी चैप्टर में पढ़ा था कि जो तंजावुर था ये चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चोल राजाओं ने बसाया हुआ शहर था तंजावुर, और यहाँ पे जो राजा राजेश्वर थे उन्होंने एक सुप्रसिद्ध मंदिर का भी निर्माण किया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तंजावुर के बारे में हमें याद रखना है। चोल राजाओं के द्वारा बसाया हुआ शहर था। कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए थे का मतलब है कि उनका धीरे धीरे पतन आरंभ हो गया था। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद, ये हमें याद रखना है, रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। ये भी हमें ध्यान रखना है कि मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में, और भागीरथी नदी के तट पर है। और ये किस चीज़ के रूप में उभरा था? ये रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। सन 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया था। कौन सी जगह को बनाया गया था? मुर्शिदाबाद को, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। अभी हमने समझा था ना कि भारत में जो है बुनकर खुद मेहनत करके बनाते थे, और यूरोपीय कंपनियों से, इंग्लैंड से मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े, वहाँ के कपड़े सस्ते पड़ते थे क्योंकि वहाँ पे मशीनों के द्वारा कपड़ों का निर्माण किया जाता था। अब इसमें आगे चलते हैं। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, इसमें समझते हैं। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये हमें याद रखनी है कि जो हम्पी नगर है ये कहाँ बसा हुआ है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है। आप देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, ये खंडहर है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए ये पत्थरों से बनाया गया है, और यहाँ पे गारे चूने को किसी को प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को आपस में एक दूसरे से गूंथ कर, पत्थरों को एक दूसरे में फंसा कर तब इन दीवारों का निर्माण किया जाता था। अब आगे चलते हैं। एक किलाबंद नगर, ये हम्पी नगर का ही एक चित्र जो अभी हमने देखा था उसी से पता चलता है। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। माला देवी नदी के ऊपर, माला देवी क्या है? एक नदी का नाम है। 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ था। यह हमें याद रखना है कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये देखिए, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? माला देवी नदी पर।
और इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। आले का मतलब है दीवार में ही बनी हुई छोटी सी अलमारियाँ जिसमें कि मूर्तियों को रखा जाता था। तो वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें, हाँ आप देखिए यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये बनती है, जिनमें कमल और टोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। तो हम जो पढ़ रहे हैं इसमें सबसे देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में पूछा जा चुका है कि वो जो आकृतियाँ थीं, जो मूर्तियाँ थीं वो किन किन आकृतियों की थीं। तो वो जो मूर्तियाँ थीं वो कमल और टोड़ की आकृति की थीं। 15वीं 16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। यहाँ पर आगे ये इम्पोर्टेंट लाइन है, उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागर, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। फ्रेंड्स अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। हम्पी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। महानवमी पर्व, यहाँ पर कौन सा पर्व मनाया जाता था? महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है। उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। तो हमें याद रखना है हम्पी में कौन सा पर्व मनाया जाता था? महानवमी का पर्व मनाया जाता था, महानवमी का त्यौहार। महानवमी मंच को खोज निकाला है। ये देखिए, ये हाँ यहाँ पे ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है और ये पूरा जो बना हुआ है रथ, ये पत्थरों से बना हुआ है। इसके पहिए पत्थर से बने हुए हैं। आगे चलते हैं। अधीनस्थ व्यक्तियों को नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य, संगीत एवं मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। ये हम्पी के ही बारे में बताया गया है। इसमें और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ये है वाणिज्यिक केंद्र, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता था। जैसे वाणिज्य से ही पता चलता है कि ये व्यापार से संबंधित है, तो व्यापार में सामान को खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। जिस स्थान पर ये कार्य किया जाता था उस स्थान को क्या कहते हैं? वाणिज्यिक केंद्र। अब इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हुंडी एक ऐसा दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब है रिकॉर्ड, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। रकम का मतलब है रुपए दर्ज रहते हैं और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। हुंडी को आज के समय में मान लीजिए एक कि चेक के समान था। चेक है, चेक की तरह जैसे एक दस्तावेज है, उसमें हमने कुछ रुपए भर दिए, किसी भी बैंक में हमने उसे डिपॉजिट किया और वहाँ से हमने पैसे निकाल लिए। तो ये इसी तरह से हुंडी होती थी। अब हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट लाइन हैं वो हम पढ़ेंगे। इतिहासकार ओविंगटन ने, यहाँ देखिए ऊपर, इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए कहा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। फ्रेंड्स सीटेट में इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पता ही है कि क्वेश्चन वहाँ बहुत बड़ा होता है और आंसर छोटा सा होता है। तो जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा गया था कि ये जो लेख है ये किस इतिहासकार ने कहा है। तो हमें उसमें ये याद रखना है कि किस इतिहासकार ने कहा है, ओविंगटन ने, और ये अंग्रेज इतिहासकार थे। इन्होंने कहा था, ओविंगटन ने, कि जो बंदरगाह था वो इतना बड़ा था कि वहाँ पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज, 100 मतलब 100 जहाज के लगभग वहाँ खड़े हुए देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेची जाती हैं। अभी हम कौन से बंदरगाह के बारे में बात कर रहे थे? सूरत बंदरगाह के बारे में, और ये भी हम सूरत के बारे में बात कर रहे हैं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। अब हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए, ये हुंडियों को, हुंडी के बारे में पढ़ते हैं। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता था? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मिस्र में काहिरा, कहाँ कहाँ इन हुंडियों का प्रयोग किया जाता था, कहाँ इन्हें मान्यता प्रदान थी? तो वो जगह थी मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में इन्हें मान्यता प्राप्त थी। मतलब जैसे कोई एक चेक है उसे कुछ ही बैंकों में जमा किया जा सकता है, इसी तरह से ये मान लीजिए कि हुंडियाँ हैं और इन हुंडियों को मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में इन्हें मान्यता प्राप्त थी। मतलब इसी जगह पर इन हुंडी जैसा जो रिकॉर्ड था या दस्तावेज था इसका प्रयोग किया जा सकता था।
किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का अधःपतन प्रारंभ हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि। अब देखिए मुगल साम्राज्य भी बढ़ने लगा। उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। कहाँ किया था? मुंबई में। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है, ये तो हमें सबको पता ही है। अब हम आगे पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम को क्या कहा जाता है? मछलीपट्टनम। यहाँ कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा, क्योंकि जो पूरे 60 के 60 क्वेश्चन होते हैं सेकंड पेपर में, वो एनसीईआरटी की ही बुक से पूछे जाते हैं, और उसके लिए हमें बुक का एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए, और पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है हमसे कुछ क्वेश्चन छूट जाए, तो इसलिए हमें चैप्टर को पूरा बहुत डीपली पढ़ना है। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं सारी। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो मसूलीपट्टनम का किला था ये किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अब हम आगे चलते हैं, मछुआरों का एक गरीब नगर। यहाँ पे ऐसा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट लाइन है, उसे ज़रूर पढ़ेंगे। गुमास्ता, गुमास्ता के बारे में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुमास्ता ये ऑलरेडी पूछा भी आ चुका है। गुमास्ता क्या है? एक अधिकारी है, अधिकारियों का एक पद है। तो यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी, जो यूरोपीय कंपनियां होती थी उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखने वाले, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहीं से कुछ सामान जा रहा है और किन किन बंदरगाहों पर देख रेख करनी है, तो ये जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया था। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार, यहाँ से हमें याद रखना है मुगलों का सूबेदार कौन था उस समय? मीर जुमला था, जो कि स्वयं एक सौदागर था। हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। ये मुगलों ने फुट डालो की नीति शुरू की कि जो उनका प्रतिनिधि था मीर जुमला, इसने क्या किया कि हॉलैंड वासियों को और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। और 1686 से 87 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। मीर जुमला का नाम एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नए नगर और व्यापारी, किस तरह से जो है नए नगरों का विकास हुआ, हम इसमें पढ़ेंगे। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसाले और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। फ्रेंड्स यहाँ सीटेट के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं और इस टॉपिक पर आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। किन किन 3 नगरों का उदय हुआ था? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जैसे बुनकर। परिवर्तन क्या क्या है? बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थापित हो गए। ये हमें याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ब्लैक टाउन्स। कि जो ब्लैक टाउन्स है वो कौन सी जगह थी? ब्लैक, देखते हैं, ब्लैक यानी देसी। व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए थे। फ्रेंड्स ये जो ब्लैक टाउन्स है, ये मैं बताती हूँ आपको कि कुछ इस तरह के एरिया थे जहाँ पर शिल्पकार
या बड़े बड़े व्यापारी रहा करते थे, उनसे कहा जाता था कि आप एक ऑर्डर जो हम दे रहे हैं उस ऑर्डर पर सामान बनाओ, और सामान बनाने के बाद उसे कंपनी ही खरीदेगी और कंपनी को ही उस सामान को बेचने का अधिकार होगा। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने ही एरिया में सीमित रहते हुए आप वहाँ पर निर्माण कार्य करते रहोगे। और जो भी व्यक्ति निर्माण कार्य करते थे उनको पेमेंट कंपनी देती थी। तो इससे क्या होता था कि जो बुनकर होते थे और जो भी सौदागर होते थे, जो कारीगर होते थे, तो उनको तो एक लिमिटेड इनकम होती थी, लेकिन कंपनी को उससे कई गुना ज़्यादा इनकम होती थी। तो वो जो एरिया थे, जो नए नगर बसे थे, उनको क्या कहा जाता था? ब्लैक टाउन्स कहा जाता था। अब हम आगे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा वास्को डी गामा के बारे में। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए थे। इन्होंने क्या कार्य किया था? समुद्री मार्ग खोजे थे। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। मीन्स बहुत सारे यूरोपीय नाविक चले थे, यूरोप देश से बहुत सारे नाविक चले थे। और अभी हमने पढ़ा था कि जो भारत देश का सूती कपड़ा और मसाले, इनसे यूरोपीय देश के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा मोहित हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे। तो उनकी इच्छा क्या थी कि उस देश की खोज की जाए, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग खोजा जाए कि किस तरह से हम मसालों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, हमें याद रखना है यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हम अंडरलाइन करते चलेंगे और याद कर चलें। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात याद रखनी है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे कि सीटेट के लिए सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम उनका अलर्ट मिलता रहेगा। और अगर इससे पहले वाले आपने सभी वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो इसमें प्लेलिस्ट दी जाएगी, उसमें सभी वीडियोस का लिंक शेयर किया गया होगा और आप वहां से सीटेट के पर्पस से एनसीईआरटी की 7th क्लास की हिस्ट्री बुक के सारे चैप्टर पार्ट 1 पार्ट वाइज या चैप्टर वाइज आप पूरे स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं। पुर्तगाली वास्को डी गामा, पुर्तगाली नाविक, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो वास्को डी गामा थे ये कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल देश के निवासी थे। अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। इसकी हमें रास्ते का भी याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ होकर भारत देश आए थे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि जो वास्को डी गामा थे ये पुर्तगाली निवासी थे और ये अटलांटिक महासागर के साथ, ये किस महासागर के थ्रू आए थे? अटलांटिक महासागर से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें याद रखनी है। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को पार करके ये भारत पहुँचे थे। फ्रेंड्स, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कितने राज्यों की सीमाएं पड़ती हैं, तो हमें वो भी याद रखना पड़ेगा। तो हमें अब देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि पुर्तगाल से और भारत के बीच में कौन कौन से महासागर पड़े हैं? पहला अटलांटिक महासागर और दूसरा पड़ा है ये हिंद महासागर। उसे अपनी पहली यात्रा पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा। सबसे पहले वो कहाँ पहुंचा था? कालीकट। और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। पुर्तगाल की राजधानी का क्या है? लिस्बन, यहाँ लौट गया। ये हमें ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये याद रखने हैं। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब क्या था कि भारत तक आने के लिए सारे रास्तों की खोज किसने की थी? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला, एक और अच्छा परिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। अब देखिए ये क्या परिणाम था, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एक इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे।
ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। और उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। उसने अपने मन से ये सोचा कि जब पृथ्वी गोल है तो मैं किसी भी दिशा से भारत की ओर पहुंच सकता हूं, पश्चिम दिशा से भारत की ओर पहुंच सकता हूं। वह 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। और सबसे पहले जो ये कोलंबस थे, ये सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? वेस्ट इंडीज़ पहुँचे थे। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा, और इंडीज़ जो भारत है वो यही सोच के पहुँचा था वेस्ट इंडीज़ की शायद यही भारत है। लेकिन वो भारत ना आकर सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ पहुँच गया था, और इसी भ्रम की वजह से उस जगह का नाम वेस्ट इंडीज़ पड़ गया। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते जाते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों के पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी? कोलंबस, सबसे पहला कोलंबस इटली के निवासी थे, तो ये हमें याद रखना है, इटली के निवासी थे। और वो सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? वेस्ट इंडीज़ पहुँचे थे। और क्यों पहुँचे थे? क्योंकि उनके मन में ये था कि जो पृथ्वी है वो गोल है, तो वो पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकते हैं। और वेस्ट इंडीज़ पहुंचे तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को ही भारत समझ लिया था। और इसमें हमने एक ये इम्पोर्टेंट वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पे चैप्टर 6 का पार्ट 2 फिनिश होता है। और अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 के साथ। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस का अलर्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं 7th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।